जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग नीट फिजिक्स 2025-26 के लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं और इस प्रिपरेशन के क्रम में हम लोगों ने जिस चैप्टर को शुरू किए हैं उस चैप्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है, तो आधारभूत गणित तथा महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, और इस चैप्टर को हम लोगों ने 0 चैप्टर बोला है, अध्याय 0। ठीक है, और इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और उस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, तो पहला पार्ट जो है उसमें हम लोगों ने घातांक का नियम और लघुगणक के नियम को डिस्कस किया है, और जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने बीजगणित के सूत्रों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति। तो यहाँ पर हम लोग पूरी ज्यामिति और पूरी क्षेत्रमिति को डिस्कस करने वाले नहीं हैं। हम उन टॉपिक्स को, हम उन फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे जिसका कि उपयोग हमारे नीट फिजिक्स में होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अब बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नीले कलर से लिखा हुआ है वो आपका सूत्र है और जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी आपके सूत्र हैं, आपको सूत्र को याद रखना है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। पहले एक चीज़ को समझना जरूरी है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 रेखाएं हैं, एक रेखा PQ है और दूसरी रेखा RS है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके विपरीत कोण, जैसे यह वाला कोण और यह वाला कोण, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत कोण। अब मैं इस कोण को नाम देता हूँ कोण 1 और इसको नाम देता हूँ कोण 2। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। यह किस नियम से होगा, तो वो होता है शीर्षाभिमुख कोण से। इसी तरीके से अगर इस वाले कोण की बात करेंगे तो यह कोण है, मान लीजिए कोण नंबर 3 और यह नंबर है कोण नंबर 4। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा किसके नियम से, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, वह होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यानी जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने नियम की तरफ चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है। पहला नियम है कि अगर 2 रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो PQ और RS जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तथा उसे एक तिर्यक रेखा काट रही है। यह एक तिर्यक रेखा है, इसको काट रही है, दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। कोण 1 बराबर लिखा है कोण 3 तथा कोण 2 बराबर लिखा है कोण 4। ध्यान से समझिएगा, यह वाली एक रेखा है और एक रेखा यह वाली, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 3 लिखा गया, इसी तरीके से कोण 2 बराबर कोण 4 लिखा गया है। बोला गया कि विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यही उपयोग किया गया, यहाँ लिखा भी गया है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो यहाँ कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 के, और कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसी तरीके से अगर RS की बात करेंगे, RS और इस तिर्यक रेखा की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8। किस नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। अब अगला नियम क्या है, कोण 3 बराबर कोण 5 लिखा हुआ है, कोण 4 बराबर कोण 6 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है अंतः एकांतर कोण से। अब ये अंतः एकांतर कोण किसे कहेंगे, तो देखिए कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6 को ध्यान से देखिए, कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5। ठीक है, तो ये जो 4 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं वह इन 2 समांतर रेखाओं के अंदर है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अंतः। दूसरी बात, एकांतर कोण क्या होता है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा के कोण। देखिए यह वाला कोण और यह वाला कोण, तो ये इस रेखा के इधर है, और यह वाला कोण जो 5 वाला है वो इस रेखा के इधर है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर।
अब अंदर है तो बोल रहे हैं अंतः, और बाहर है तो क्या बोल रहे हैं, बाह्यतः। इसी तरीके से देखिए कोण 4 बराबर क्या है, कोण 6 के, और यह दोनों कोण कहाँ है, अंदर है, इसके अंदर है, समांतर रेखा के अंदर, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अंतः एकांतर कोण। तो इसी तरीके से बाह्यता वाली बात करेंगे तो ये 2, 1 और 2, 7 और 8, देखिए दोनों समांतर रेखा के बाहर हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कह रहे हैं बाह्य। अब एकांतर कोण का मतलब वही है कि तिर्यक रेखा के एक विपरीत साइड वाला, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक साइड और तिर्यक रेखा के दूसरे साइड। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके इस साइड, और इसकी बात करेंगे तो इसके इस साइड। तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, और कौन से, तो बाह्यता की बात, दोनों बाह्यता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोण 2 बराबर, कोण 2 है, ठीक है, तो कोण 8 के बराबर है, कोण 1 है तो किसके बराबर है, कोण 7 के। तो वही लिखा हुआ है, कोण 2 बराबर कोण 8, इसी तरीके से कोण 1 बराबर कोण 7। किस वजह से लिखा है, तो बाह्य एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 8, इसे क्या बोल रहे हैं, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, तो देखिए एक बाह्यता होगा और एक अंतः होगा, ठीक है, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड होगा। तो देखिए 1 क्या है, बाह्यता है, और 5 क्या है, अंतः है। तो ये और ये क्या है, बराबर, तिर्यक रेखा के एक ही साइड भी है, ये देखिए एक ही साइड है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5, इसी तरीके से कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6। अब अगर इसका अंतः की बात करेंगे तो इसका देखिए यह अंतः हो गया, यह बाह्यता हो गया, तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। तो यही लिखा हुआ है, ये क्या है, संगत कोण। किस हिसाब से लिख रहे हैं, तो संगत कोण के द्वारा लिख रहे हैं। अब फाइनली रिजल्ट क्या आया है, तो देखिए 1 बराबर 3, 3 बराबर 5 और 5 बराबर 7, इसी तरीके से 2 बराबर 4, 4 बराबर 6 और 6 बराबर 8। तो ये फाइनल रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इसका उपयोग होगा आगे सवालों में, देखते हैं क्या हो रहा है। अब एक लाइन और लिखा हुआ है कि सीधी रेखा द्वारा बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है या पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सीधी रेखा है, यहाँ पर जो पड़ने वाला कोण होगा कुल वह कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए हैं तो चलते हैं अपने सवालों की ओर। आइए देखिए पहला सवाल क्या है, करते हैं इस। पहला जो सवाल है वो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है उस चीज को समझ लेते हैं। तो दिया क्या क्या है, एक्स एक्स डैश परपेंडिकुलर है वाई वाई डैश के, ठीक है, मतलब एक्स एक्स डैश लंबवत है किसके, वाई वाई डैश के, यानी एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के बीच का जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये रहा एक्स एक्स डैश, ये रहा वाई वाई डैश, ठीक है, तो ये आपका वाई वाई डैश, ठीक। तो इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी एक्स एक्स डैश है, यहाँ भी वाई वाई डैश है, इसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ एक्स एक्स डैश है, यहाँ वाई वाई डैश है, इसके भी बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। अगर पी क्यू और आर एस, तो पी क्यू ये है, पी क्यू दिख रहा है, और ये रहा आर एस। तो पी क्यू और आर एस भी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी उसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। और क्या कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, तो पी क्यू समांतर है एक्स एक्स डैश के, और आर एस समांतर है किसके, वाई वाई डैश के, ठीक है। आर एस समांतर है वाई वाई डैश के, पी क्यू समांतर है एक्स एक्स डैश के। इतना चीज दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पी क्यू और एक्स एक्स डैश क्या है, समांतर है, लिखा हुआ है पी क्यू एक्स एक्स डैश समांतर है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है, काट रही है, और ये तिर्यक है, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि तिर्यक रेखा, ये देखिए ए और ये 30 डिग्री दोनों इस समांतर रेखा के अंदर है, अंतः कोण है।
और ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब एकांतर कोण से ए का मान कितना हो जाएगा, एकांतर कोण से ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत आसान। अच्छा, यहाँ पर एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के बीच का जो कोण बोला गया है वो 90 डिग्री है। अब इसका मान आपको पता चल गया है, इसका मान है आपका 30 डिग्री। इसका मान कितना है? 30 डिग्री। और पूरा मान है 90, तो इस बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बहुत आसानी से। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कोण निकालना था, कोण निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, आपको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है। ये आपके क्वेश्चन दिए गए। तो एक लाइन यहाँ पर आप पढ़े हैं कि सीधी रेखा द्वारा बना कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यह एक सीधी रेखा है। देखिए, यहाँ पर पूरा जो कोण बनेगा ये वाला, वो 180 बनेगा। इसमें से ये वाला कोण 150 डिग्री दिया हुआ है, तो यह वाला जो कोण होगा 180 माइनस 150, तो इसका मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर से वही बात, यह वाली रेखा जो है वो क्या है? समांतर है एक्स एक्स डैश के। पी क्यू जो रेखा है वो एक्स एक्स डैश के क्या है? समांतर है। तो यहाँ से देखिए, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण 30 है, तो यह वाला भी कोण 30 हो जाएगा। किस नियम से? तो एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, फिर से वही बात कि यहाँ से यह वाला जो कोण है और यह मतलब यह वाले जो अक्ष है वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री, जिसमें से यह वाला कोण आपको बता दिया कि 30 डिग्री है, पता कर लिया। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरा कोण कितना दिया? यहाँ से यहाँ तक का 120। फिर पूरा जो कोण होगा वो 180 होगा, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो यह वाला जो कोण है हमको पता चल जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यह वाला जब कोण पता चल जाएगा तो यह वाला कोण यानी डी और 60 विपरीत कोण है और अंतर है। इसका मतलब जो डी का मान होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यह वाला कोण कितना हो जाएगा? तो पूरा कोण आपका 90 है, यह वाला कोण कितना हो जाएगा? तो यह वाला कोण 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए, तो यह मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान है। आपको ये अगर फॉर्मूले याद हैं कैसे किया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया है जो मैं बताना भूल गया हूँ। यह वाला कोण आपका 130 डिग्री है। ठीक है, 130 डिग्री है। तो आपको बताना है ए कोण, बी कोण, सी कोण और डी कोण, बताएंगे। चलिए, अब बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो टॉपिक है आपका त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिभुज में भी हम लोग जो मेन चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, पूरा त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे। सवालों को करते टाइम जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है उन्हीं फार्मूलोस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने। अब बच्चों देखो, त्रिभुज का क्या क्या नियम है जिसको हमको याद रखना है ताकि हम लोग सवालों को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो त्रिभुज का नियम देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, तथा प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री। पहला है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तथा केंद्र O। ठीक है, तो देखिए इस चित्र में ABC ये त्रिभुज के शीर्ष हैं और ये O क्या है? इस त्रिभुज का केंद्र है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तथा केंद्र O को मिलाने वाली रेखा की लंबाई OA बराबर OB बराबर OC, मतलब यह वाली लाइन, यह वाली लाइन और यह वाली लाइन की लंबाई क्या है? तो वो होगी A बाई करणी में 3। A क्या है? तो भुजा की लंबाई है, प्रत्येक भुजा की कितनी लंबाई है? A। तो A बाई क्या हो जाएगा? करणी में 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब आइए अगला क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है करणी में 3/4 भुजा का वर्ग, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं करणी में 3/4 a²। ए क्या है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ये समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने बताया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी समबाहु त्रिभुज है, यहाँ भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा उसमें यह नियम लागू होगा। क्या लागू होगा कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब पांचवा नियम भी सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए लागू होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, तो यह पी आर और क्यू यह त्रिभुज के बाह्य कोण हैं, ठीक है। ए बी सी ये त्रिभुज के अंतः कोण हैं, ठीक है। तो क्या नियम कहता है कि जो बाह्य कोण होगा वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर इस वाले कोण का बात करेंगे P, तो P के पास ये वाला कोण है और इससे दूर कौन कौन से हैं, B, तो P बराबर हो जाएगा B प्लस सी, वही लिखा गया P बराबर B प्लस सी। Q बराबर क्या लिखा जाएगा, तो Q के पास वाला कोण ये है और दूर वाले कोण ये है, तो Q बराबर क्या लिखा जाएगा, A प्लस सी। Q बराबर A प्लस सी। इसी तरीके से R बराबर लिखेंगे, तो R के पास का कोण ये है, दूर वाले कौन से हैं, तो A और B, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, R, मतलब R बराबर B प्लस A, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में आप देख रहे हैं, यहाँ से इस शीर्ष मतलब शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाला गया, तो यही इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है। यानी AM इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई, और जिस भुजा पर लंब डाला गया है उस भुजा की कुल लंबाई आधार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई आपको बता दिया गया कैसे, कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो उस लंब की जो लंबाई होगी वही ऊंचाई होगी उस त्रिभुज की, ठीक है। और जिस भुजा पर लंब डालेंगे वह आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस फॉर्मूले का भी बहुत उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस वाले में क्या कह रहा है। अब एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज को DE रेखा काट रही है और ये DE रेखा जो है वो BC के क्या है, समांतर, ठीक है। तो क्या नियम कहता है कि ये जो AED त्रिभुज दिख रहा है, यानी छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप। समरूप का नियम क्या है कि कोण कोण कोण, ठीक है। यह वाला कोण देखिए ABC वाले में भी है और ADE वाले में भी है, और ये क्या है, तो यह वाला कोण जो है वह वाले कोण के बराबर होगा संगत कोण से, क्योंकि यह रेखा इसके समांतर है और यह रेखा जो है तिर्यक है, तो जो कोण यह होगा वही कोण यह होगा, इसी प्रकार से जो कोण यह होगा वही कोण यह होगा। तो कोण 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 समरूपता से यह जो त्रिभुज AED है और ये ACB है वह क्या है, समरूप। तो नियम क्या कहता है कि यह वाला जो भुजा है यानी AD बटे में AB, AD बटे में AB, AD बटे में AB, ठीक है, और AE बटे में AC, AE बटे में AC, यहाँ से यहाँ तक बराबर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, तो DE बटे में किसके हो जाएगा, BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, का भी उपयोग होता है। इसी तरीके से एक और नियम है थेल्स का नियम, AD बटे में DB,
ठीक है। AD बटे में DB बराबर किसके हो जाएगा, AE बटे में EC, AE बटे में EC। तो त्रिभुज के यही मेन फॉर्मूले हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो चलते हैं अब हम लोग आयत तथा वर्ग की तरफ। अब बच्चों आयत क्या है, तो मान लीजिए चार भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, वो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, और समान लंबाई की होनी चाहिए, ठीक है। आयत क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा समान लंबाइयों की होती है, ठीक है। इस केस में जो आकृति बनेगी उसे आयत बोलेंगे, ठीक है। आयत के प्रत्येक अंतः कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 गुणे L प्लस B, ठीक है। L क्या है, तो आयत की लंबाई है, और B क्या है, आयत की चौड़ाई है, ठीक है। मान लीजिए हम A से चले B, B से चले C, C से चले D और D से चले A। तो हम पूछेंगे कि कितनी दूरी आपने तय की, तो आपने आयत के परिमाप के बराबर जो लंबाई है वो दूरी तय की, और वो कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू B, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब आयत के विकर्ण की लंबाई, तो देखिए आयत के 2 विकर्ण होंगे, एक कर्ण है AC और एक विकर्ण है BD, ठीक है। तो आयत के कुल कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए, ठीक है। एक है AC और एक है BD। AC की लंबाई और BD की लंबाई समान होगी, ठीक है। तो वो होगी कितनी, तो AC बराबर BD बराबर करने में कितना, लंबाई का स्क्वायर करिए प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा आयत का विकर्ण। अब बच्चों वर्ग की बात करेंगे, तो वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, अगर मान लीजिए P से Q चले, Q से R चले, R से S चले और S से P चले, तो हम कुल कितनी लंबाई तय किए उसका जो मान है वो होगा 4 इंटू A। उसी को बोल रहे हैं वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी A गुणे A, दैट इज A स्क्वायर। अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ भी देखिए 2 विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण ये बनेगा, ठीक है, और एक विकर्ण क्या बनेगा, ये, ठीक है, PR और QS। तो PR और QS या SQ, इसकी लंबाई होगी कितनी, तो वो होगी A करणी में 2। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, A करणी में 2, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण वर्ग के अंतः कोणों को समद्विभाजित करते हैं, अतः प्रत्येक कोण, अब देखिए कौन कौन सा कोण की बात कर रहा है, PRS, ठीक है, PRS मतलब यह वाले कोण की बात कर रहा है। इसी तरीके से QSR इस वाले कोण की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, SQR, ठीक है, SQR ये वाले कोण की बात कर रहा है। इसी तरीके से RPS इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये सभी के सभी जो कोण होंगे कितने होंगे, 45 डिग्री के। चलिए ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री। अब ये जो कोण है, ये कुल ये सभी के सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री हैं, जिसमें से एक आपको पता है ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकर्ण है वो अंतः कोणों को 45 डिग्री में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। वर्ग के केस की बात कर रहे हैं, आयत में ऐसा नहीं होगा। वर्ग में क्या होगा कि जो विकर्ण है वो अंतः कोणों को 45 डिग्री में क्या कर देगा, विभाजित। और यहाँ पर जो कोण बनेगा
यह वाला कोण यह कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए यह एक त्रिभुज है, 45 45 90 हो जाएगा, तो इस कोण को भी 90 होना पड़ेगा, तभी एक त्रिभुज के अंदर का जो कोण होगा सभी कोणों का योग वो 180 हो पाएगा। तो यह वाला कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये था आयत और वर्ग। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, तो वृत्त के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। पहला जो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है वो लिखा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती कितनी है तो 2πr। ठीक है, अब इस परिधि का मतलब समझिए। मान लीजिए यह वृत्ताकार पथ है और अगर हम ए बिंदु से शुरू करें चलना और इसी वृत्ताकार पथ पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आ जाएं, तो कुल दूरी हमारे द्वारा जो तय की जाएगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और वो होगा कितना 2πr। पाई यहाँ पर नियतांक है, इसका मान क्या होता है तो इसका मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, तो सुविधा अनुसार आपको क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे पाई का मान। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अच्छा, यहाँ r क्या है तो r है इस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, केंद्र से और ये परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, तो अब बच्चों चाप ए बी सी की लंबाई कितनी होगी तो उसका सूत्र है 2πr थीटा बटे में कितना 360 डिग्री। थीटा क्या है तो यह जो AC है जीवा, AC जीवा द्वारा केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण। ठीक है, और यहाँ पर जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा का मान हम किस में रखेंगे डिग्री में। किस में रखेंगे डिग्री में। चलिए, और या अगर यही चीज़ है चाप निकाल रहे हैं ABC की लंबाई तो उसका सूत्र है r इंटू थीटा। थीटा किस में होगा तो थीटा आपका होगा रेडियन में। ठीक है, यहाँ जो थीटा रखेंगे वो रेडियन में होना चाहिए। अगर आप डिग्री में यूज कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, और अगर आप रेडियन में यूज कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है जीवा AC की लंबाई। अब देखिए AC लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी उसका सूत्र क्या है तो वो है 2r sin θ/2। ठीक है, चलिए अब OABC देख रहे हैं, OABC यह पूरा क्षेत्र देख रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा तो वो होगा θr² बटे में 2, और थीटा को आपको किस में रखना पड़ेगा रेडियन में। कब जब यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब। और अगर आप डिग्री में यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे πr² थीटा बटे में कितना 360 डिग्री। थीटा बटे में 360 डिग्री। तो आपको एक ही सलाह दूंगा, आप कोई एक फॉर्मूला याद करिए, या तो डिग्री वाला या तो रेडियन वाला, दोनों में। ठीक है, यहाँ भी या तो डिग्री वाला याद करिए, यहाँ भी या तो डिग्री वाला याद करिए, या तो रेडियन वाला याद करिए, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने दोनों फॉर्मूला बता दिया है। अब बच्चों अर्धवृत्त क्या है तो देखिए PQ और ये R बिंदु है, तो यह पूरा आधा वृत्त हो गया और ये पूरा आधा वृत्त हो गया। तो ये वाला भी अर्धवृत्त है और ये वाला भी क्या है अर्धवृत्त। मतलब PQR ये अर्धवृत्त है, PBQ ये भी क्या है अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के लिए क्या है सूत्र, अर्धवृत्त की परिधि। तो पूरे वृत्त का परिधि याद है कितना है 2πr, इसी का आधा कर दीजिए तो 2πr बटे में 2 दैट इज πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पूरे का आपको पता है πr², तो आधे का निकालना है तो क्या कर देंगे πr² बटे में 2। इस अगला नियम क्या कह रहा है तो अगला नियम है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा वृत्त के परिधि के जिस बिंदु को काटती है वह रेखा उस बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए
यह वाली रेखा है, यह इस जगह भी काट रही है और इस जगह भी काट रही है। तो यह जो रेखा है इस बिंदु पर लंब है, यह जो रेखा है वह इस बिंदु पर भी लंब है। इसी तरीके से ये देखिए, यह कहाँ से गुजर रही है, ये वाली रेखा, यह रेखा केंद्र से गुजर रही है। तो यह रेखा जो केंद्र से गुजर रही है इस बिंदु पर, यानी ए बिंदु पर, यह वाली रेखा क्या है, लंब है। इसी तरीके से ये वाली की देखिए, तो ओसी जो रेखा है बिंदु सी पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो यही एक प्रमेय है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये सवाल है, ये आपका वृत्त है। इस वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है 49 मीटर दी गई है। ठीक है, और यह जो AC जीवा है, यह वाली लंबाई, इसी को बोल रहे हैं AC जीवा। तो AC जीवा द्वारा केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपको ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr। अब वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी है, 49 मीटर। ठीक है, अब सर 22/7 कहाँ रखेंगे और 3.14 कहाँ रखेंगे। तो जब आपकी त्रिज्या इस प्रकार से दी हो कि वह 7 से कट जाए, ठीक है, त्रिज्या को आप देखिए कि अगर वह किससे कट जा रहा है, 7 से, तो आपको ये वाला रखना है 22/7। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखिए 49 है, 7 से कट जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 22/7 यूज किया है। चलिए कट जाएगा, काटिए, तो ये हो जाएगा 7, 7 दुना के 14। अब 14 गुणे 22, 14 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 14 दुना 28 के 8 हाथ लगे 2, 14 दुना 28 और 2 आपका हो जाएगा 30। ठीक है, 14 दुना 28, 14 दुना 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 308 मीटर। ये इसकी परिधि आ गई। इसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, πr²। ठीक है, तो πr² है, तो रखिए 22/7 गुणे में r² है, तो 49 गुणे 49, इसको काट दीजिए, 7 सते 49। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं। अब आगे देखिए, जीवा AC की लंबाई, जीवा AC की लंबाई यानी इसकी लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला, जीवा AC की लंबाई निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है, 2r sin θ/2। बस कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए। 2r की वैल्यू कितनी है, 49, और साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, साइन 60/2। तो ये आपका हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो रख दीजिए, तो 2 गुणे में 49 गुणे में 1/, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 49 मीटर। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब चलते हैं, चाप ABC की लंबाई निकालना है, यानी ABC इसकी लंबाई निकालनी है आपको। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आइए फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, चाप ABC की लंबाई, तो लिखा हुआ है 2πr θ/360। तो 2πr θ में क्या होगा, 360, रख करके सॉल्व कर दीजिए। चलिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7। ठीक, और r की वैल्यू 49, थीटा कितना है, थीटा आपका 60 डिग्री है, बटे में कितना है, 360। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 1 0 से 0 गया, 6 6 भागे 36 हो गया। ठीक है, और अब ये किससे कट जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2। तो आपका आया, इससे गुणा कर दीजिए, तो 7 दुना के 14 ना, तो ये आपका आ जाएगा 7 दुना के 14
और 7 दूना के 14, 1 15, और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 3 5 15, फिर 3 कम 3, फिर 3 कम 3, 3 कम 3 हो गया, 3 3 9, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी सी इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे में आर स्क्वायर कितना है 49 इंटू 49, और थीटा कितना है 60 डिग्री, बटे में कितना रखना है 360, काट पीट दीजिए ये आपका हो जाएगा 6 6 के 36। ठीक है, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।